लाल किला के पास में जिस कैब ड्राइवर साकिब को कल गोली मारी गई थी, जिसका कल मर्डर हुआ था, ये आज आप बटला हाउस कब्रिस्तान में उसको सुपुर्द खाक करने जा रहे हैं, उसी का जनाजा देख रहे हैं। दरअसल पुलिस ने इस मामले को रोड रेज की तरफ बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये रोड रेज नहीं है। इस मामले के अंदर एक एंगल ये भी निकलकर सामने आया कि साकिब को जिस समय गोली मारी गई थी उस वक्त साकिब की गाड़ी, यानी जो ये ओला कैब चलाता था, वो एक ऑटो रिक्शा बैटरी रिक्शा से टकराई थी और बैटरी रिक्शा वाले से छोटी मोटी नोकझोंक होने के बाद में, ऑल्टरकेशन होने के बाद वो चला गया था। लेकिन साकिब के उस मसले के बीच में एक शख्स जो कि स्कूटी पर सवार था वो चला आया और एक ऑटो में 2-3 लड़के थे, वो लोग इससे भिड़ने लगे थे। साकिब अकेला था उस वक्त में और ना ही कुछ समझ पा रहा था। तभी जिस बैटरी रिक्शा वाले से इसकी टक्कर हुई थी वहाँ पर वो मौजूद नहीं था, लेकिन सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जो एक ऑटो में सवार थे और जिन्होंने आकर के साकिब से लड़ाई की, उससे कुछ छीनना चाहा और यहाँ तक नौबत बढ़ी कि इसके गोली मार दी। गोली एब्डोमेन में लगी थी, पेट में, और एक इसके लेफ्ट साइड पर पेट की तरफ ही कोई चाकू का निशान भी था। तो क्या साकिब को लूटना चाहते थे वो लोग या फिर वो बदमाश किसी और इंटेंशन के साथ थे? दरअसल ये एक ऐसा मामला है, पूरी इसकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस केस को हुए कल रात 12 बजे से लेकर के अभी तक, यानी खासा वक्फा गुजर चुका है, 24 घंटे होने को हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। ना ही उन लड़कों का पता लग पा रहा है जिन्होंने साकिब के गोली मारी और जो बहसबाजी में बीच में आए, और ना ही ये उसका पता लग पा रहा है उस महिला का जो उस आदमी के साथ स्कूटी पर सवार होकर उस वक्त में मौजूद थी। सीसीटीवी फुटेज जरूर पुलिस को मिली हो, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। ये बटला हाउस कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। यहीं जाकिर नगर के गली नंबर 34 का रहने वाला था मकतूल मरहूम साकिब। इस वक्त इसके जनाजे में बहुत लोग हैं। जिसको भी ये खबर पता लगी वो लोग सब इसके आखिरी दीदार करने के लिए पहुंचते चले आए। मैं दिल्ली में एक जगह नहीं, कई जगह हर रोज़ इसी तरह से आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे नौजवान लड़के गोलियों का शिकार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है और छोटी छोटी बातों के ऊपर, बड़े पेटी इश्यूज़ के ऊपर इसी तरीके के मसले बन रहे हैं। सवाल यह है कि हथियार आते कहाँ से हैं? ये पिस्तौलें, ये बंदूकें, गोलियाँ, जो इतनी धड़ल्ले से पुलिस का कोई खौफ नहीं, कानून का कोई डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का जिस तरह से बिगड़ रहा है वो ना दिल्ली के मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर संभाल पा रहे हैं, न दिल्ली पुलिस कमिश्नर संभाल पा रहे हैं, न दिल्ली का प्रशासन संभाल पा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद इस वक्त जेल में हैं। वो कहते हैं कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। पुलिस एलजी के अगर हाथ में है तो एलजी नहीं संभाल पा रहे। लेकिन कुल मिलाकर के अगर जान जा रही है तो नौजवानों की जा रही है, अगर मर रहे हैं तो ये लोग निहत्ते जिनका कोई लेना देना नहीं बदमाशी से। आप सोच कर देखिए ज़रा, 2 साल पहले शादी हुई थी इसी साकिब की जिसका आप जनाजा देख रहे हैं, और इसका महज 6 से 8 महीने के बीच का एक बच्चा भी है। दिक्कत की बात यह है कि अब परिवार का कौन होगा पालन पोषण करने वाला, कौन होगा इसके बच्चे को संभालने वाला। बेहद ही दुखद ये तस्वीर है जिस तरीके से आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बटला हाउस कब्रिस्तान में इसको लेकर के आए हैं और तमाम लोग यहाँ इसको अब आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर जब जब ये वारदातें सामने आए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका हो, और ये कल जो नॉर्थ दिल्ली का एरिया है, उत्तरी दिल्ली का, बिल्कुल लाल किले के पास में, आप समझकर देख भी सकते हैं कि लाल किला जैसी जगह पर जहां 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है, अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी जोन है, हर साल जहां देश के प्रधानमंत्री आकर के झंडा फहराते हों, उस इलाके का ये हाल कि वहां पर एक निहत्ते शख्स को, एक मजदूर कैब ड्राइवर को, जो रोज़ कुआं खोदता, रोज़ पानी पीने वाला था, अपने परिवार को पालने वाला था, उसको गोली मारी गई। और वो भी एक ऐसे मकाम के ऊपर जहां 24 घंटे पुलिस का पहरा हो,
जहां तमाम इलाके के जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो पुलिस को मिल रहे हैं। यानी इतनी ज़्यादा पुलिस की निगरानी और पैनी नज़र होने के बावजूद बदमाश आते हैं और वो आकर के आसानी से गोली मार करके एक शख्स का कत्ल करके चले जाते हैं। कौन जिम्मेदार है दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था का? और अब तो एक चीज़ और भी लोग कहने लगे हैं कि दिल्ली के अंदर अगर हालात इस तरीके से बिगड़ते रहे और नौजवान यूं ही मारे जाते रहे, कत्ल होते रहे, तो ऐसे स्थिति के अंदर, ऐसे हालात के अंदर क्या होगा आगे कि अगर कानून व्यवस्था कोई संभालने वाला नहीं होगा। और यही चीज़ मैं बराबर समझा रहा हूं कि लोग अब ये डिमांड करने लगे हैं कि दिल्ली में कानून उत्तर प्रदेश जैसा हो जाना चाहिए। यानी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम क्रिमिनल्स के ऊपर एक शिकंजा कसा हुआ है, और यूपी का लॉ एंड ऑर्डर, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट में आपको बताऊं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो पिछले 4 साल के अंदर अंदर इतना तेजी से डिप डाउन हुआ है, इतना तेजी से कम हुआ है क्राइम उत्तर प्रदेश का, सिर्फ सख्त कानून होने की वजह से, वो मैं बता नहीं सकता। दूसरी एक चीज़ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नौजवान लड़के और ख़ास तौर से कम उम्र के 14 साल, 15, 16, 18 साल से कम उम्र के लड़के वो जुर्म की वारदातों के अंदर पीछे नहीं है किसी भी तरह से। बंदूकों का इस्तेमाल करने से, चाकू पिस्तौलों का इस्तेमाल करने से कोई कानून व्यवस्था नाम की अब चीज़ नज़र नहीं आ रही है। उसी को धता बताते हुए ये सारी वारदातें हो रही हैं। साकिब की क्या ज़िंदगी वापस आ सकती है? आज जो उसकी इस आरामगाह में आखिरी उसकी उस मंजिल पर उसको अभी उतारा गया है, क्या उसके छोटे मासूम बच्चे को उसका बाप वापस मिल सकता है? इसका जवाब ना ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास होगा, ना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा, ना ही होम मिनिस्टर अमित शाह के पास होगा, किसी के पास नहीं है। क्योंकि दिल्ली का कानून व्यवस्था, यहाँ का माहौल, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है। खुले तौर पर लोग जिस तरह से आप ये खड़े हुए देख रहे हैं, अभी लाइव आने से पहले मेरी कई लोगों से बात हो रही थी और सब यही कह रहे थे कि आखिर पता तो लगना चाहिए कि इसका कत्ल किया क्यों, कसूर क्या था। बस सिर्फ इतना कि इसकी भिड़ंत एक रिक्शा वाले से हुई और वो बैटरी रिक्शा वाला खुद मौजूद भी नहीं, कंप्लेनेंट के तौर पर वो था भी नहीं, वो चला गया वहाँ से। मामूली नोक-झोंक के बाद में उसकी रिक्शा जो सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि इसकी टक्कर हुई उससे और रिक्शा पलट गई, और उसके बाद वो उठा, थोड़ी बहुत इससे बहसबाजी हुई, वो चला गया। लेकिन वो बंदा जो एक स्कूटी पर सवार था, जिसके साथ महिला और एक बच्चा था, वो और एक ऑटो रिक्शा में सवार 2 लड़के, जिनमें से एक के पास में पिस्तौल थी, वो कौन थे, वो क्यों आए और वो क्यों साकिब से भिड़े आकर के, क्यों उन्होंने आकर के इसको गोली मारी? ये बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना और जिसकी गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए एक चैलेंज भी है। अभी तक इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी, सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी का नंबर सब होने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। और जो मुझे अभी पुलिस के सूत्रों से पता लगा है, वो मालूम ये हुआ कि जो स्कूटी पर सवार होकर के लड़का आया था, जिस पर एक महिला भी बैठी थी, वो नंबर भी फर्जी निकला, वो फेक नंबर निकला। यानी अब आप समझ सकते हैं कि ये पुलिस के लिए एक और बड़ा चैलेंज होगा कि वो गाड़ी क्या चोरी की थी जिसके ऊपर वो महिला बैठकर आई थी और वो लड़का भी सवार था, उसके साथ वो भी इन्वॉल्व था। ये सारी चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि आज अभी साकिब का आप लोग इस वक्त उसकी खबर को बनते हुए देख रहे हैं। कल मैंने जिस तरह से आपको दिखाया था, सिलमपुर के इलाके में वो झूले वाला शाहनवाज़ को मार दिया गया, फिर किसी और को मार दिया गया, तो एक के बाद एक जो ये सिलसिला चल रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और क्यों आखिर ये नौजवान मुसलमान बच्चे एक दूसरे को मार करके इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं? और कोई भी धर्म का हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, आखिर कानून को हाथ में ले ही क्यों रहा है? उनके पास पिस्तौलें आ कहाँ से रही हैं? उनके पास हथियार मुहैया कौन करा रहा है, कौन अवेलेबल करा रहा है? और ऐसे जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी बदमाश हैं, जो छोटे बच्चों से, मासूम बच्चों से इस तरह के काम करा रहे हैं, जो उनको गोलियों का निशाना बनवा रहे हैं, क्या उनके ख़िलाफ़ पुलिस को, कानून को सख्त नहीं होना चाहिए? नहीं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहिए? तभी मैंने कहा ना कि लोगों ने एक बार नहीं, अब सैकड़ों बार यही अपील करनी शुरू कर दी है कि दिल्ली के अंदर अब अगर कानून का राज हो तो वो उत्तर प्रदेश जैसा हो। क्यों लोग कहने पर मजबूर हो रहे हैं? सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर, इसी वजह से कि इस वक्त में अगर ज़रूरत है तो सख्त कानून की है,
मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त जितने भी लोग, आप लोग ख़ास तौर से हिंदुस्तान लाइव पर इस वक्त आखिरी रुखसती देख रहे हैं साकिब की, वो ज़रूर इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। इसके पसमानदगान को अल्लाह अज़्ज़ा वजल सब्र जमील अता करे। ये तमाम चीज़ तो है, लेकिन कानून जो है वो कैसे काम करेगा, वो एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मेरे साथ इस वक्त में सामाजिक कार्यक्रम महमूद भी जुड़ रहे हैं, जो यहीं ओखला के रहने वाले हैं। महमूद, ये रात को ही हमने 4 बजे कल रिपोर्ट किया था और इसको गोली मार दी गई थी। आज ये आपके इलाके में, क्योंकि यहीं का रहने वाला था जाकिर नगर का, इसको लेकर आया गया और आज इतने लोगों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया जा रहा है। पूरा दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से ख़त्म हो चुका मुझे लगता है, और बदमाशों में इतना पुलिस का कोई खौफ, कोई कानून का डर बाकी नहीं रहा। महमूद, देखिए, जैसे अभी आप कह रहे थे फरहान भाई कि इनके पास पिस्तौल कहाँ से आती है, इसके बाद चाकू कहाँ से आते हैं, किसी को मार के एकदम निकल जाते हैं ये लोग कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? अभी एक बात बताइए मुझे, जिसका ये मर्डर इन्होंने किया है, क्या ये दोबारा वापस कर देंगे? इसका छोटा बच्चा, 6 महीने का छोटा सा बच्चा है इसका, क्या उस बच्चे को ये वापस कर देंगे? ठीक है, उसकी जो बीवी है, अभी इनकी नई नई शादी हुई थी, तो कहाँ से आएगा, कैसे उसका बच्चा पलेगा, कैसे इसका परिवार पलेगा? ये तो इन्होंने मजाक बना के रखा। लगातार आप दिखा रहे हैं, एक मर्डर, दूसरा मर्डर, तीसरा मर्डर, पूरे दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जीरो होता जा रहा है लगातार। तो ये तो बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये समझ लीजिएगा आप, किसी को भी आना, किसी को मार के जाना, ये कोई मजाक थोड़ी है। ये कोई मजाक थोड़ी है। हाँ, लेकिन सवाल एक ये भी है ना कि लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। खास तौर से अगर पुलिस की मैं बात करूं, पुलिस कहती है कि हमने जो कुछ भी मसला है उसको हर तरीके से, कहीं कुछ क्राइम होता है, जुर्म होता है, तो हम पकड़ लेते हैं, मुलजिमों को अदालत में पेश कर देते हैं, लेकिन तब भी कोई रुक नहीं रहा ना मामला। हाँ, ये तो चीज है। अभी आप झूले वाले की खबर दिखा रहे थे, तो उसके बाद में आज ये है, उससे पहले भी आप लगातार खबर दिखाते। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जीरो होता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि कानून जो है वो बहुत ही लचीला है, बिल्कुल सख्त अगर कानून हो, कानून पे अगर दायरे में तरीके से पुलिस अगर काम करे तो ये नौबत ही नहीं आए। एक के बाद एक लगातार मर्डर का होना वाकई बहुत अफसोस की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका मरता उससे पता करिए, उसके परिवार से पता करिए, उसकी बीवी से आके पता करिए, उसके छोटे छोटे बच्चे, उससे पता करिए जिसका मरता है, उससे ये पता करिए ना उसका क्या है, मारा और निकल गया। अभी उनसे ये भी पता करिएगा कि जिन्होंने मारा क्या वो बचेंगे? कोई किसी की मदद बचेंगे। लेकिन आखिर हो क्यों रहा है, कर क्यों रहे, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? ये सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं और इसमें किस तरह से हम लोग लगाम लगा सकते हैं, ये जरूरी है। नहीं, लेकिन ये सिविल सोसाइटी को, समाज को, आपको, हमको और सारे लोगों को अब मिलकर सोचना होगा। मुझे लगता है कि वक्त कुछ ऐसा आ गया कि जहां तक लग रहा है कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, नैब नहीं कर पाती है, तो लोग भी तो खड़े हों, कम से कम अपने आसपास भी तो नजर रखें। नहीं, देखिए लोग हैं, जैसे अभी खबर लगी, या डर लोगों में है। अब है देखिए, तो भय तो देखिए आज नेचुरल सी बात है, ये गुंडे बदमाश मवाली हावी हो रहे हैं, भय की तो बात है। लेकिन एक जैसे पता लगा जाकिर नगर का, हमारे इलाके का एक बच्चा है, उसके ऐसे हुआ है, पूरा इलाका जाकिर नगर पूरा देख रहा होगा आप, चारों तरफ नजर मार के देखिए, पूरा ओखला यहाँ पर खड़ा है। किस लिए खड़ा है? उसकी मोहब्बत में खड़ा है और उसके साथ गलत हुआ है। ये तो नौजवान बच्चे आते हैं 15 साल के, 18 साल के, किसी गोली मार के चले जाते हैं। अब इनकी भरपाई कौन करेगा? इसकी बीवी की भरपाई कौन करेगा? बच्चों की, परिवार की भरपाई कौन करेगा? ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर तरीके से चलाएं। और जो भी जिस तरह से हम तो ये कहते हैं, अभी आप बता रहे थे कि वो फर्जी नंबर था, अरे फर्जी असली क्या मतलब बनता है, कैसे चोरी हो रही है? नहीं, वो मैं ये बता रहा था कि जो पुलिस की तरफ से अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है कल रात से अब तक, तो वो ऑटो, उसका स्कूटी का जो नंबर पाया गया, वो उसके ऊपर कहा जा रहा है कि नंबर फर्जी था। पुलिस, हाँ, मेरे साथ भाई जुड़ गए हैं, आप लोग, आप कल भी साथ थे पूरे वक्त में, बल्कि मैं कहूँ पूरी रात आप साथ थे। अभी तक इन्वेस्टिगेशन के नाम पर क्या हुआ, थोड़ा सा मुझे भाई यही बताया गया है कि स्कूटी का जो नंबर है वो फर्जी है। हाँ, फर्जी नंबर था। लेकिन ऑटो भी तो थी जिसमें 2 लड़के सवार थे, स्कूटी पे तो एक महिला थी। हमें जो वीडियो दिखाया वो ऑटो से शायद पहले उतरे होंगे, हमने जो वीडियो देखा है वो बाद से देखा। वो एक औरत और 3 लड़के और एक बच्चा था उनके पास, वो चौक पे दूसरी साइड खड़े हुए हैं, जिस साइड में आपको बता रहा था कि ऑटो इधर खड़ा था, जहाँ रात आप दिखा रहे थे मुझे, ऑटो खड़ा हुआ था, बिल्कुल ठीक। बस वहीं से वो चारों भाग कर आए हैं। जैसे रिक्शा गिरा है, पहले रिक्शे वाले को उठाया है, रिक्शे वाले को बैठा दिया, उसके बाद रिक्शे वाला चला गया। जैसे ये साकिब गाड़ी में बैठने गया है, उस वक्त उन्होंने इसे मारना शुरू करा, गाड़ी के अंदर विंडो से मारना शुरू कर दिया, फिर बाहर निकाला, फिर मारा है। ये सब आपने सब देखा मैंने वीडियो में, आपने उस फुटेज में देखा है ना? बल्कि साकिब के फादर भी थे मेरे साथ और मामा भी थे, होंगे अभी वो यही। अच्छा, तो उन्होंने मारना शुरू किया, यानी वो बैटरी रिक्शा वाला कहाँ गया? हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि जिसकी वजह से बैटरी रिक्शा की, इसकी ओला की टक्कर हुई थी, वो खुद कहाँ गया? उनके साथ वाला नहीं था बैटरी रिक्शा वाला,
वो तो बस उन्हें दिख गया कि कुछ हो गया, हो सकता है हमारी कुछ जेब गर्म हो जाए, फ़ोन मिल जाए, वॉलेट मिल जाए, गाड़ी में कोई कीमती सामान हो वो मिल जाए। उनकी प्लानिंग ऐसी ही होगी जहाँ तक मेरी सोच है। बस मारते रहे, फिर बाहर निकाल लिया, उसे बाहर निकाल के मारा। उसके बाद उसे मारपीट होते होते भागने लगे वो, पब्लिक जब इसके फेवर में आने लगी। उसके बाद वापस ये दोबारा से एक लड़के को इसने रोक लिया, एक लड़के को इसने पीटा साकिब ने, फिर वो दोबारा वापस आके फिर गोली चली है उसके बाद। और पहली गोली जो चली है वो उस लड़के के लगी है जो मांगने वाला था पैर में। जो मांगने वाला था वो अभी LNJP में ही है यहाँ। बिल्कुल, पहली गोली उसी के लगी है, दूसरा राउंड शायद मिस हुआ है, तीसरी इसके बिल्कुल लगा के गोली मारी है असली में। पेट से सटा के हाँ मार दिया। बिल्कुल सटा के मारी है, और एक साइड से चाकू मारा है। लेकिन हैरानी ये है कि 18-20 घंटे हो गए और अभी तक बिल्कुल पुलिस क्लूलेस है, हाथ में कोई सबूत पुलिस के अब तक नहीं आ पाया। में भी मैं बात करके जो है प्लेट को फर्जी बता दिया तो ये तो लीपापोती वाला काम हो गया ना। ये तो जो स्कूटी की नंबर प्लेट है उसको फर्जी बता दिया। अब ये तो इसका मतलब मामला ही खत्म हो गया। मैंने सवाल भी किया था उस पर कि फर्जी है तो क्या चोरी की है, कह रहे अभी वो सब क्लियर नहीं हो पाया, हम आपको जवाब दे देंगे, अभी क्लियर नहीं है कुछ भी कि वो चोरी हुई हुई है या वैसे ही कोई नंबर लिख के लगा दिया है उस पर, क्लियर नहीं करा वो भी अभी तक। और इन्होंने मुझे सत्येंद्र ने वीडियो दिखाई जाके, वही सत्येंद्र कौन है? सत्येंद्र सब इंस्पेक्टर है शायद, वो चौकी इंचार्ज है वहाँ, चौकी इंचार्ज है वो उसमें लाल किले वाली जो चौकी है, चौकी में ही जाके स्क्रीन पे उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई है जी। हाँ, साकिब के वालिद मेरे साथ थे और मामा मेरे साथ थे। अब आप लोग इंसाफ की किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं? एक एक करके इस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, कैसे आपको उम्मीद कर रहे हैं? लोगों का सपोर्ट चाहिए, बाकी और सभी लोग हैं हमारे यहाँ मुकामी जितने भी लोग हैं सभी चले हैं हमारे साथ, और वहाँ जाके बात की जाए, प्रेशर बनाया जाए पुलिस पे। प्रेशर बनाया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी चाचा, सर धर्म नहीं रहा टोपी वालों को और दाढ़ी वालों को कि ट्रेन में सफर करें। हाँ वो भी बात है, वो भी मसला है। बिल्कुल ठीक है, मैं इस वक्त अपनी बात कह कर के बस यही कंक्लूड करूंगा कि किसी भी तरह से उस नन्हे मासूम बच्चे के वालिद साकिब को, उसके घर वालों को इंसाफ मिले और वो लोग निश्चित तौर पर सामने आए, बिल्कुल सामने आए। पता लगना चाहिए कि वो कातिल थे कौन और उसमें उस महिला की क्या भूमिका थी जिसके बारे में इन्होंने मुझे बताया। नाम आपका क्या है? मेरा फैसला। हाँ फैसल। फैसल कल रात से इस केस में लगे हुए हैं। इन्होंने पूरी तरीके से कल सारी डिटेल दी थी और बताया था कि किस तरह से वो महिला वहाँ साथ में थी, स्कूटी पे थी, 2 लोग ऑलरेडी उसमें थे ऑटो रिक्शा में, बच्चा भी साथ था। ये सारी चीज़ सामने आनी चाहिए क्योंकि एक ऐसी मिस्ट्री बन गई, एक ऐसा रहस्य बन गया इस कत्ल का, जिसकी अब ये कब्र यहाँ पर बन गई है बटला हाउस कब्रिस्तान में साकिब की। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इसकी खता क्या थी, इसका कसूर क्या था जो इसको गोली मारी गई।